नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू और कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु सत्तावंदन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का करेंगे दर्शन। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। दोनों मार्गों पर विश्राम स्थल, भोजनालय, स्वास्थ्य सेवाएं और बचाव दल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेरिस में आयोजित इंडिया फ्रांस बिजनेस राउंड टेबल में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 10 साल में भारत फ्रांस व्यापार दोगुना हो चुका है और आज भारत में करीब 1000 फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। फ्रांस की एरोस्पेस लॉजिस्टिक्स कंपनी फ्लाइंग व्हेल्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन वोगान ने कल पेरिस में वित्त मंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान सेबेस्टियन वोगान ने वित्त मंत्री को फ्लाइंग व्हेल्स की दुनिया भर में संचालित सतत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं की जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में फ्लाइंग व्हील्स जैसी कंपनियों के लिए व्यापक अवसर मौजूद हैं। कंपनियों को देश की तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अमूल की सीईओ वेलरी वॉटसन ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान वॉटसन ने निर्मला सीतारमण को एसबीआई के साथ साझेदारी और गिफ्ट सिटी में अपनी भागीदारी के जरिए भारत में अपनी लंबी साझेदारी के बारे में जानकारी दी। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल हुई है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेरिस में बीएनपी पैरिबस ग्रुप के डिप्टी सीईओ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यान गरंजिनन से मुलाकात की। बैठक में भारत में निवेश की संभावनाओं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर व्यापक चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने उन्होंने बताया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच की बैठक नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्रालय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और जापान की पीएम ताकाइची ने इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता लाने में विशेष रणनीतिक साझेदारी की भूमिका को माना है। भारत जापान ने ऊर्जा सुरक्षा मजबूती, हरित विकास और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर भी सहमति जताते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है। ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों ने मजबूती को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही भारत में 1000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की ग्रीन एनर्जी क्षमता को वैश्विक पहचान दिलाते हुए भारतीय कंपनियां एसीएमई और जापान की आईएचआई कॉर्पोरेशन तथा मित्सुबिशी के बीच महत्वपूर्ण ऑफटेक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर रहा है। ये समझौता उसी दिशा में एक व्यावसायिक मील का पत्थर साबित होगा। महाराष्ट्र विधानसभा ने महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस कानून के तहत अब खेती या कृषि से जुड़े कार्यों में सक्रिय महिलाओं को भले ही उनके नाम पर कृषि भूमि ना हो, महिला किसान का दर्जा दिया जाएगा। महाराष्ट्र में राज्य सरकार का कहना है कि ये कानून लाखों महिला किसानों को औपचारिक पहचान, समान अधिकार और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम उत्सव 2026 का उद्घाटन करेंगे, जहां आम की 800 से ज्यादा किस्में प्रदर्शित की जाएंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टीन ऑडिटोरियम में आयोजित साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर के 80वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। कोलकाता में आज से राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी आदि शामिल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेहतर उपयोग और लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।
पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा है कि बेलारूस गणराज्य के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजकोव वहां की सरकार और लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई। इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित गगनयान यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन अब भारतीय आसमान को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सटीक बना रहा है। राजस्थान में सीकर स्थित श्री खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की ओर से एक अच्छी खबर आई है। भारतीय रेलवे ने धाम के पास एक और नए रेलवे स्टेशन सुंदरपुरा के निर्माण को अनुमति दी है। भारतीय रेल ने मालदा डिवीजन के सिग्नलिंग आधुनिक बनाने के लिए 20 स्थानों पर 274 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना को स्वीकृति दी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड अयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वेनेजुएला में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए चल रहे ऑपरेशन मिस्ताक के तहत भारतीय सेना की मेडिकल टीम लगातार राहत कार्य कर रही है। 7 पैराफील्ड हॉस्पिटल की टीम ने अब तक 815 मरीजों का इलाज किया है। इस टीम ने कल तक 233 डेंटल कंसल्टेशन, 1836 लैब टेस्ट और 253 एक्सरे जांच की हैं। इसके अलावा लगभग 65 सर्जरी भी की गई हैं, जबकि 20 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को साइबर अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही साइबर क्राइम से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करने की भी बात कही। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आपातकालीन और मातृत्व सेवाओं को मजबूत करने, बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने तथा सिटी स्कैन आदि सुविधाओं की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए। मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके ई रिक्शा को बंद किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि सरकार मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि निजी स्कूलों को अब किसी भी प्रस्तावित शुल्क वृद्धि को 18 निर्धारित मानकों के आधार पर उचित ठहराना होगा और अभिभावकों को संतुष्ट करना होगा कि शुल्क बढ़ोतरी वाजिब है। दिल्ली अग्निशमन सेवा अगले 6 महीनों में राष्ट्रीय राजधानी में 8 नए दमकल केंद्र खोलेगी। इसके साथ ही विभाग ने ड्रोन आधारित निगरानी और अग्निशमन तकनीक को शामिल करते हुए अगले 25 वर्षों के लिए आधुनिकीकरण का प्रारूप तैयार किया है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर ट्रस्ट प्रकरण की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में विशेष जांच दल की एक टीम मामले की जांच के लिए आज श्री राम जन्मभूमि पहुंची। वैश्विक वस्त्र आयोजन भारत टेक्स 2026 आगामी 14 से 17 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वस्त्र उत्कृष्टता को वैश्विक विकास से जोड़ने की ये पहल है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में मनाए जा रहे बाल सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के तहत 1500 से अधिक शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और करीब 3500 से अधिक लोगों ने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। भारतीय नौसेना ने पूर्वी बेड़े के जहाज उदयगिरी, कवरत्ती और शक्ति सिंगापुर के चांगी नौसेना अड्डे पर पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह दौरा दोनों नौसेनाओं के बीच मजबूत और दीर्घकालिक संबंधों का प्रतीक है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के इनर लाइन परमिट देने बंद कर दिए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्नत एयर सुविधा 2.0 में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए पूरी तरह से संपर्क रहित और कागज रहित स्वास्थ्य स्वघोषणा प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्री आगमन से 24 घंटे पहले तक अपनी स्वास्थ्य स्वघोषणा ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के पास बीती रात हुई तेज बारिश के कारण भूस्खलन हो गया, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 5 अवरुद्ध हो गया। इस दौरान कई वाहन फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन मिलकर राजमार्ग दोबारा खोलने में लगे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बागवाल पुलिस ने शिश इलाके में किलरमऊ गांव के पास तेजी से आ रहे एक कैंटर ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और साथ ही 11 यात्री घायल हो गए। केरल में रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल के लिए 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश का ये दौर 7 जुलाई तक जारी रहेगा। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। भूस्खलन और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वे अधिकारियों के निर्देशानुसार सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। मानसून ने उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक दस्तक दे दी है। बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 15 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में भी भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में सतही हवा, हल्की बारिश, बिहार, झारखंड में भारी बारिश और आंधी, तो उत्तराखंड में और हिमाचल में तेज हवा और भारी बारिश और साथ ही जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। और फिलहाल हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आइए एक बार फिर से खबरों पर नजर डालते हैं तेज रफ्तार से। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता को मौजूदा 27 करोड़ मीट्रिक टन से प्रतिवर्ष से बढ़ाकर जल्द ही लगभग 30 करोड़ मीट्रिक टन करने जा रहा है। इस दिशा में राजस्थान में बन रही HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वैश्विक स्तर पर नई रिफाइनरियों की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच भारत अत्याधुनिक तकनीक से लैस आधुनिक रिफाइनरियों का विकास कर दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार देश की LPG वितरण व्यवस्था अब लगभग पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है और 98 से 99% बुकिंग ऑनलाइन की जा रही है। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर बेहद आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ी, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा। अंतिम तिमाही में विकास दर और तेज हुई और चौथी तिमाही में रियल GDP वृद्धि 7.8% रही। मजबूत GDP वृद्धि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का विस्तार, रिकॉर्ड वाहन बिक्री, बेहतर GST संग्रह और निर्यात में स्थिरता इस बात का संकेत है कि देश में घरेलू मांग और निवेश का माहौल लगातार मजबूत बना हुआ है। भारत में कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से जून 2026 में कोयला उत्पादन 14.9% बढ़कर 1.78 करोड़ टन के पार पहुंच गया। सरकार की नीतिगत पहलों और 3 नई खदानों के शुरू होने से देश की उत्पादन क्षमता में ये सकारात्मक उछाल आया है। घरेलू आपूर्ति और उपलब्धता बेहतर होने के कारण अप्रैल 2026 में भारत का कुल कोयला आयात करीब 13% घटकर 21.13 मिलियन टन रह गया। इसके परिणाम स्वरूप आयातित कोयले पर बिजली संयंत्रों की निर्भरता काफी कम हुई है।
एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 की दूसरी छमाही में टैक्स बदलाव, कस्टम ड्यूटी और वैश्विक तनाव सोने चांदी की कीमतों की मुख्य दिशा तय करेंगे। फिलहाल उतार चढ़ाव और कंसोलिडेशन का दौर जारी है। एसबीआई के अनुसार 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार हिस्सेदारी 20% तक पहुंचने पर देश का आयात बिल 1 लाख करोड़ रुपए तक कम हो सकता है। पश्चिम एशिया संकट के बाद भारत में ईवी पंजीकरण में भारी उछाल दर्ज किया गया है। घरेलू उद्योगों की शिकायत पर भारत ने चीन समेत अन्य देशों से आयातित 5 प्रमुख उत्पादों के खिलाफ डंपिंग विरोधी जांच शुरू कर दी है। इन उत्पादों में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, पीटी फिल्म, ग्लास ऑयल्स और साइनसरिक क्लोराइड और कार्बन रेजर शामिल हैं। एफएसएसआई ने रेड बुल, मॉन्स्टर और स्टिंग जैसे बड़े ब्रांड्स को नियमों का उल्लंघन पर नोटिस भेजा है। प्राधिकरण के अनुसार भारत में एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई कैटेगरी नहीं और एनर्जी बढ़ाने के दावे भ्रामक हैं। टाटा स्टील ने अपनी दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता को 40 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचाने के लिए नए संयंत्रों और भूमि अधिग्रहण की दिशा में काम शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप ने स्पष्ट किया है कि उसका नया यूजर नेम फीचर अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है और फोन नंबर की तरह इसे भी अनजान लोगों द्वारा सर्च नहीं किया जा सकेगा। यूजर्स की निजता बनाए रखने के लिए अनचाहे संपर्क को रोकने, ब्लॉक और रिपोर्ट करने जैसी सभी मौजूदा सुरक्षा सुविधाएं पहले की तरह ही काम करेंगी। व्हाट्सएप यूजर आईडी मामले में नोटिस के बाद आईटी मंत्रालय ने टेलीग्राम को भी नोटिस जारी किया है। टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। यूजर्स की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर ये जवाब मांगा गया है। अडानी ग्रुप और अबुधाबी की कंपनी आईएचसी मिलकर ओडिशा में एक नया एल्यूमिनियम प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक और विशाल परियोजना में कुल 11.5 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का पीआर उद्योग वित्त वर्ष 2030 तक 4,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 में ये उद्योग 11% की वृद्धि के साथ 3,230 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। नेपाल में जून 2026 के दौरान हवाई मार्ग से 41,809 भारतीय पर्यटक पहुंचे, जो कुल विदेशी आगंतुकों का लगभग 46% है और अब तक का एक नया रिकॉर्ड भी है। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण वैश्विक यात्राएं प्रभावित होने के बावजूद भारतीयों की इस भारी आमद ने नेपाल के पर्यटन उद्योग को शानदार मजबूती दी। चीनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा अमेरिका में अपने प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध दवाओं और उपकरणों की बिक्री रोकने में विफल रहने के कारण अमेरिकी न्याय विभाग को 60 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगी। इस समझौते के तहत अलीबाबा ग्रुप और उसकी पेमेंट फर्म एयूएस मर्चेंट सर्विसेज ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए भविष्य में अपनी निगरानी और अनुपालन व्यवस्था को और सख्त करने का वादा किया है। यूरोपीय संघ ने कीटनाशकों की अधिकता और सख्त खाद्य मानकों के उल्लंघन के कारण पाकिस्तानी चावल की खेप को खारिज कर दिया है। इसके बावजूद बांग्लादेश पाकिस्तान से 50,000 मीट्रिक टन चावल खरीदने की तैयारी कर रही है। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में जान गंवाने वाले ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के निधन के 4 महीने बाद उनका पार्थिव शरीर तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां 4 जुलाई से राजकीय अंतिम संस्कार की रस्में शुरू होंगी। तेहरान के बाद कोम और इराक में भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाएंगे और 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार के चलते अमेरिका के साथ शांति वार्ता रुक गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान बातचीत की लगभग सभी शर्तें मान चुका है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के रणनीतिक जलमार्ग में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है, जबकि भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बहरीन के विदेश मंत्री ने ईरान पर रिहायशी इलाकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले करने का गंभीर आरोप लगाया है। इन हमलों में 3 लोगों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की हवाला देते हुए बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपनी आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखने की चेतावनी दी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से इस साल का सबसे विनाशकारी हमला किया, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। इस भीषण हमले की संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा की है, जिसके बाद यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहयोगियों से वायु रक्षा प्रणाली बढ़ाने की अपील की है और ब्रिटिश राजदूत ने रूस पर शांति वार्ता के लिए दबाव बनाने की बात कही है।
यूरोप में हालिया भीषण गर्मी के बाद फ्रांस के भूमध्य सागरीय तटीय इलाकों में जंगलों की आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। करीब 2000 दमकलकर्मी इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्न ने बताया कि इस सीजन में अब तक लगभग 8700 हेक्टेयर क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है। कांगो में इबोला महामारी से निपटने के लिए ट्रीटमेंट ट्रायल शुरू कर दिया गया है। जोहान्स जानलेवा वायरस से अब तक 438 लोगों की मौत और 1400 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस कदम को अहम बताया है। हालांकि इंट्री प्रांत के एक उपचार केंद्र पर हुए घातक हमले में 2 लोगों की मौत ने इस स्वास्थ्य अभियान के सामने गंभीर सुरक्षा चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अमेरिका ने अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ पर एक विशेष स्मारक पासपोर्ट पेश किया है, जो 6 जुलाई से उपलब्ध होगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार यह आधुनिक पासपोर्ट एक विशेष प्रेजेंटेशन बॉक्स और प्रमाणिकता प्रमाण पत्र के साथ मिलेगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क के हिजाज इलाके में एक कैफे के अंदर हुए बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हैं। अधिकारियों के अनुसार ये हमला 1 किलो के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से किया गया। कनाडा और फिलीपींस ने रक्षा व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। स्पेन ने फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से मात दी। स्पेन के लिए ओयारज़ाबाल ने 2 गोल किए। स्पेन ने 2010 विश्व कप के फाइनल के बाद से पहली बार विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में जीत दर्ज की है। पुर्तगाल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। पुर्तगाल ने एक बेहद रोमांचक मैच में क्रोएशिया को 2-1 से मात दी। इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लुका मॉड्रिच के बीच भी मुकाबला था, जिसमें रोनाल्डो ने बाजी मारी। रोनाल्डो ने विश्व कप के नॉकआउट मैच में अपना पहला गोल किया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में आज देर रात अर्जेंटीना का सामना कैप वर्दे से होगा। इस मैच में कैप वर्दे के गोलकीपर ओजिना और मेसी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना की टीम मौजूदा चैंपियन है और मेसी अब तक इस विश्व कप में 6 गोल कर चुके हैं। अर्जेंटीना इस मैच में फेवरेट के तौर पर उतरेगी। विश्व कप में पहली बार खेल रही कैप वर्दे सबको चौंकाते हुए नॉकआउट दौर में पहुंची है। कैप वर्दे विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश है। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में आज देर रात ऑस्ट्रेलिया का सामना मिस्र से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अब तक अनुशासित खेल दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया के पास लगातार दूसरे विश्व कप में राउंड ऑफ 16 में पहुंचने का मौका है। वहीं उनके पास पहली बार विश्व कप का नॉकआउट मैच जीतने का भी मौका है। मिस्र की टीम विश्व कप के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखा रही है। टीम अब तक अविजित है और उनके पास अगले दौर में जाने का सुनहरा मौका भी है। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में ही कोलंबिया का सामना घाना से होगा। यह मैच कैंसास सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलंबिया की टीम शानदार लय में है और तकनीकी रूप से घाना से मजबूत मानी जा रही है। कोलंबिया को इस मैच में फेवरेट माना जा रहा है। घाना की टीम मॉडर्न एरा में पहली बार फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ी है। नॉकआउट मैच में कोई भी टीम बाजी मार सकती है। इंग्लैंड ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से मात दी। ईगा श्वांतिक ने विंबलडन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। श्वांतिक ने दूसरे दौर में कैरोलिना प्लिस्कोवा को मात दी। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।